जून 1975 की रात दिल्ली धीरे धीरे शांत हो रही थी। सड़कों पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी आज़ादी की आखिरी सामान्य रातों में से एक है। उसी समय राजधानी के पावर कॉरिडोर्स में लाइट जल रही थी, फाइल्स खोली जा रही थी और फ़ोन लगातार बज रहे थे। और कुछ लोग एक ऐसे फैसले पर चर्चा कर रहे थे जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला था। ये फैसला गोलियों से नहीं बल्कि एक सिग्नेचर से लिया जाना था। कुछ ही घंटों बाद भारत आधिकारिक तौर पर उस दौर में प्रवेश करने वाला था जिसे हम आज द इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा समय जब सच बोलना खतरे से खाली नहीं था और चुप रहना ही सुरक्षित रास्ता बन गया था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी। 1969 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक विभाजन नहीं था बल्कि सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित करने का एक बड़ा कदम था। इसके बाद उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा और वो देश की सबसे शक्तिशाली नेता बनकर उभरी। 1971 के आम चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे के साथ भारी मतों से जीत हासिल की थी। उसी साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस जीत के बाद उनकी पॉपुलैरिटी चरम सीमा पे पहुंच गई। लोग उन्हें दुर्गा कहकर बुलाने लगे। लेकिन सत्ता जितनी तेजी से ऊपर उठती है उतनी तेजी से नीचे भी गिर सकती है। 1973 से 1974 आते आते हालात बदलने लगे। ग्लोबल ऑयल संकट का असर भारत पर भी पड़ा। महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। रोजमर्रा की जरूरत चीजें, आटा, चावल, तेल, सबकी कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर जाने लगी थी। मिडिल क्लास दबाव में आ गया और गरीबों की हालत और खराब हो गई थी। इस दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ने लगा लोगों में। 1974 में देश ने एक बड़े आंदोलन को देखा, रेलवे स्ट्राइक। लगभग 17 लाख रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। देश की लाइफलाइन उस टाइम ठहर सी गई थी। सरकार ने सख्ती से जवाब तो दिया, हजारों लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये साफ संकेत देता था कि देश के अंदर व्यवस्था अस्थिर हो चुकी है। इसी माहौल में एक नई आवाज उभरी, जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें लोग प्यार से जेपी के नाम से जानते थे। उन्होंने एक रेवोल्यूशन शुरू किया जिसका नाम था टोटल रेवोल्यूशन। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की मांग थी। बिहार और गुजरात से शुरू हुआ ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। छात्र सड़कों पर उतर आए। जेपी ने खुलकर कहा कि पुलिस और सेना को सरकार के गलत आदेशों का पालन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब स्थिति सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच नहीं रही थी बल्कि यह जनता और राज्य के बीच टकराव में बदल रही थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ी का दोषी पाया और उनका चुनाव रद्द कर दिया। ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं था बल्कि उनकी राजनीतिक वैधता पर सीधा सवाल था। विपक्ष ने तुरंत उनके इस्तीफे की मांग की। जेपी ने रैली में जनता से संविधान की रक्षा के लिए खड़े होने को कहा। देश एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच चुका था कि जहां पे कुछ भी हो सकता था। 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री निवास में एक गुप्त बैठक चल रही थी। कुछ करीबी सलाहकार मौजूद तो थे। चर्चा सिर्फ एक सवाल पर केंद्रित थी, अब आगे किया क्या जाए। विकल्प बस कुछ ही बचे थे, जैसे कि इस्तीफा दे दो, या तो कानूनी लड़ाई लड़ना है, या तो कोई कठोर कदम उठाना। आखिरकार कठोर कदम को चुना गया और चरम फैसला लिया गया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को प्रस्ताव भेजा गया जिसमें इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला दिया गया। राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। एक लोकतांत्रिक देश की दिशा एक ही सिग्नेचर से बदल गई। उस रात पुलिस की गाड़ियां चुपचाप सड़कों पर चलने लगी। दरवाजों पर बार बार नॉक करते और जब लोग नींद में दरवाजा खोलते तो सामने पुलिस खड़ी मिलती। बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम प्यार से जेपी कहते थे, या मोरारजी देसाई सहित सैकड़ों नेताओं को एक ही रात में हिरासत में ले लिया गया था। अगली सुबह जब लोग उठे तो बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असलियत बदल चुकी थी। अखबारों में खबरें नहीं थी बल्कि सरकार द्वारा स्वीकृत सामग्री छप रही थी।
कुछ जगहों पर खाली स्थान छोड़ दिए गए थे। रेडियो पर सिर्फ सरकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। देश तो चल रहा था जैसे, लेकिन उसकी आवाज़ दबा दी गई। इमरजेंसी लागू होते ही मीडिया पर सख्त नियंत्रण लगा दिया गया। हर खबर को प्रकाशित होने से पहले सेंसरशिप लेना जरूरी हो गया। द इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ अखबारों ने इसका विरोध तो किया, कोशिश भी की, लेकिन उन्हें भी दबा दिया गया। धीरे धीरे स्वतंत्र पत्रकारिता लगभग खत्म सी हो गई। इस दौरान हजारों लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता भी इसमें शामिल थे। जेलें भर गई है, बंदियों को बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से मिल रही थी। इस समय एक और नाम उभर कर सामने आया, संजय गांधी। उनके पास कोई आधिकारिक पद तो नहीं था, लेकिन उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। उनके कार्यक्रमों में परिवार नियोजन अभियान सबसे विवादास्पद साबित हुआ। जबरन नसबंदी के मामलों में गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया गया। कई जगहों पर लोगों को मजबूर किया गया और उचित चिकित्सा सुविधा के बिना ऑपरेशन किए गए। दिल्ली के तुर्कमैन गेट में स्लम हटाने के अभियान के दौरान हिंसा हुई थी। लोगों के घर गिराए गए और विरोध करने पर पुलिस फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई थी। कई लोग मारे भी गए इसमें और हजारों बेघर भी हो गए। इस पूरे दौर में लोगों के भीतर डर बैठ गया था। लोग खुलकर बात तक करने से डरते थे। फोन टैपिंग का डर था। हर किसी को शक था कि कोई सुन तो नहीं रहा उन्हें। ये डर धीरे धीरे सामान्य बन गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि इस दौरान अनुशासन बढ़ा, डिसिप्लिन में लोग आ गए, ट्रेनें समय पर चलने लगी और अपराध भी कम हो गया। लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि क्या ये सुधार वास्तविक थे या सिर्फ डर के कारण पैदा हुए एक भ्रम। 1977 में अचानक चुनाव की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी को विश्वास था कि हालात उनके नियंत्रण में हैं, लेकिन जनता ने चुपचाप अपना फैसला कर लिया था। चुनाव के नतीजे ने सबको चौंका दिया। वो हार गई और जनता पार्टी सत्ता में आई। मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और इमरजेंसी समाप्त की गई। इस घटना ने भारत को एक महत्वपूर्ण सबक दिया। संविधान में बदलाव किए गए ताकि भविष्य में कोई भी सरकार इतनी अधिक शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है, क्या लोकतंत्र हमेशा सुरक्षित रहता है या फिर परिस्थितियों के अनुसार कमजोर भी हो सकता है। ये इमरजेंसी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी अपने आप नहीं बनी रहती, उसे बनाए रखने के लिए सतर्क रहना पड़ता है। एक हस्ताक्षर, एक सिग्नेचर से देश की आवाज़ दबाई जा सकती है, लेकिन एक वोट से उसे वापस भी लाया जा सकता है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी, द इमरजेंसी इंडिया? अगर आपको थोड़ी सी भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्त यारों में शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।